कराची टीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और अदालती बहरान इस वक्त अपने उरूज पर है, जो एक लिहाज से आइनी और सियासी बहरान पर भी हावी हो गया है। आज 8 रुकनी बेंच, जिसे हुकूमती इत्तेहाद तस्लीम नहीं करता कि वो कतई तौर पर सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कतई तौर पर 8 बेंच सुनने ही नहीं सकती। और मैंने कहा ना कि इस पर जो आज जो दरख्वास्त गुजार थे राजा आमिर, उनके वकील ने दलाइल अपने शुरू किए और उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाब कराने पर आमादा ही नहीं है। ये भी कहा गया कि अदालत और जजेस पर तनकीद की गई है, वज़रा पार्लियामेंट इसके ज़िम्मेदार हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने यह भी कहा 8 रुकनी बेंच के सामने कि चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते और चीफ़ का ऑफिस कोई और जज जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये भी सवाल उठा कि क्या सीनियर जजेस के ख़िलाफ़ जूनियर जजेस सामने आ सकते हैं। तो इस पर चीफ़ जस्टिस ने बहरहाल एक बड़े बैलेंस तरीके से कहा कि तमाम जजेस बराबर होते हैं। इस पर एक और हमारे मोअज़्ज़ज़ का एहतराम जज ने ये कहा कि जो दरख्वास्त गुजार के वकील से कि मौजूदा केस में आप अदालत से क्या चाहते हैं, तो उनका कहना था कि पार्लियामेंट ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास किया है उसे एक्ट का बनने से पहले ही गैर आइनी करार दिया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने फिर एक, मैंने कहा ना कि अपना एक राय दी कि हम पार्लियामेंट की इज़्ज़त करते हैं लेकिन चाहते हैं कि अदलिया का एहतराम भी हो। साथ ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने तमाम सियासी जमातों यानी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल जमातों के नुमाइंदों को, पाकिस्तान बार कौंसिल को, सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस जारी किया है। इससे ऐसा लगता है कि ये प्रोसीडिंग यानी अगर तमाम ये नुमाइंदे आए तो दिनों की बात नहीं, हफ्तों की जा सकती है। फिर ईद आ रही है, इसलिए आप ये समझें कि ये आइनी बहरान ज़्यादा तवील अरसे तक जा सकता है। हमारे साथ बड़े सीनियर सीजनड लॉयरी मैं पहले कहूँगा, फिर अटॉर्नी जनरल भी रहे, इलेक्शन कमीशन के रुकन भी हैं। हमारे साथ हैं मोहतरम इरफान कादिर साहब। और मैंने आपको तफसील तो बताई कि 8 रुकनी बेंच आज बैठी, वकील जो दरख्वास्त गुजार के उन्होंने अपने दलाल लिए, कुछ दलाइल का जवाब हमारे जजों ने दिया। मेरे साथ मोहतरम, मैंने कहा जैसे इरफान कादिर साहब साबिक़ अटॉर्नी जनरल, बड़े पाए के वकील हैं और इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं। मैं अगर लाइटर वे में ये कहूँ कि इरफान कादिर साहब, पहले आपका शुक्रिया अदा करते हुए कि ये कहना कि 22,000 अरब रुपए का गालिबन बजट है, उसमें 20 अरब या 21 अरब रुपए ज़िमनी इलेक्शन के लिए नहीं, ये तो ऐसी दलील है कि अगर आप भी जज होते तो पहले ही पेशी में खारिज कर देते ऐसी दरख्वास्त को। सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर मैं जज होता तो मैं ये जो ऑर्डर जो इन्होंने किया है, ख़ास तौर पे ये पिटीशनर की जो पिटीशन है, खारिज कर देता पहली पेशी पे। नहीं, ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ पिटीशन ये जो है, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो इसमें कहा भी गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और आप उसके लॉयर भी हैं, कि हुकूमत कतरा रही है गालिबन पैसे देने से। नहीं कतरा रही है या नहीं कतरा रही, इस वक्त बात यह है कि ये 3 जजेस जो हैं, 3 जजेस का ऑर्डर जो है ये 4 जजेस पे फाइक नहीं है, बल्कि 4-3 से ये डिसमिस हो गया था। उसके बाद ये हम ख्याल बेंच बना के इस तरह से चीफ जस्टिस का करना, ये मैं समझता हूँ ये मिसकॉन्डक्ट है। नहीं, वो तो आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जो 8 रुकनी बेंच, और इस पर शायद तनकीद भी हर तरफ से ये हो रही है कि एक ख़ास जहन के लोग उनमें क्या जाएँ और उसको चेंज भी होना चाहिए। लेकिन चलिए ये बैठी है, लेकिन आप ये समझते हैं कि जो पार्लियामेंट में बैठकर जिस तरह की तकारीर हो रही हैं चीफ जस्टिस के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल कर रही है, ये सब दुरुस्त है क्या? बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो है वो पार्लियामेंट के तकद्दुस का ख्याल नहीं कर रहे और वो बहुत ज़्यादा इस वक्त वो अपने फरते जज्बात में आके किसी की बात भी नहीं सुन रहा है। और उनके अपने जजेस कह रहे हैं कि 1 मैन शो है, और ये बेंचेस जो हैं जिस तरीके से ये बना रहे हैं उस पर जो तनकीद जजेस ने की है, मैं तो उनको देख रहा हूँ। इस वक्त पार्लियामान तो बात की बात है, इस वक्त तो अपने जजेस के साथ उनका जो रवैया है वो कोर्ट को भी अपने साथ कैरी नहीं कर सक रहे। और कोर्ट में इस तरह से अगर जजेस के दरमियान बैड ब्लड हो जाए तो दैट इन इटसेल्फ इज अ वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट।
तो ये खुद आपके काजी फायद ईसा साहब का इस तरह पार्लियामेंट में जाना वन मैन शो नहीं बना क्या? इस तरह की ये जो बड़ी बिल्कुल वन मैन शो नहीं है, वो उन्होंने ठीक किया, उनको जाना चाहिए था पार्लियामान में। ये मैं आपको समझा दूं, प्लीज बात सुन ले। अब आपने मुझसे पूछा है, मैं जब अटॉर्नी जनरल था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, वहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक तकरीब की थी जिसमें जजेस भी बुलाए हुए थे और उसमें प्राइम मिनिस्टर चीफ गेस्ट थे। पाकिस्तान में कई दफा जजेस ने तकारीब की हैं जहां पे कि इस तरह के जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं जुडिशरी की तारीख के, तो प्राइम मिनिस्टर चीफ गेस्ट होते हैं और फेडरल मिनिस्टर्स को भी बुलाया जाता है। तो पार्लियामेंटेरियंस की जो इस तरह के कन्वेंशन होते हैं उसमें सारी दुनिया में जजेस भी जाते हैं, पाकिस्तान में भी जाते रहे हैं। और जजेस के अगर को फंक्शन इस तरह के होते हैं नेशनल लेवल पे, तो पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, ये सब जाते हैं वहां पे। ये कोई अजीब बात नहीं है। और फायद ईसा साहब सारी दुनिया के सामने बैठे हुए थे, वो कुछ छुप के नहीं मिल रहे थे। उनको अगर छुप के मिलते तो फिर ये बात जरा सोच तलब थी, लेकिन सबके सामने गए हैं, वहां बैठे हैं। उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि किसी तरह से भी उनके कोड ऑफ कंडक्ट के मुनाफी हो। उन्होंने जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी थी उठ के, उसकी भी जरूरत नहीं थी। नहीं, इसलिए उनको वो भी नहीं देनी चाहिए। उनको इसलिए कि जवाबात इसलिए देने पड़ी कि जो उनको ये एक्सपेक्ट था कि जो तकरीरें होंगी खुलकर जो दाएं बाएं जिनके दरमियान बैठे, ये भी रिवायत नहीं रही है कि इस तरीके दाएं बाएं बैठे। नहीं तो अब सारी जुडिशरी के अंदर होती हैं, जब भुट्टो केस डिस्कस होता है तो जुडिशरी के सामने जुडिशरी की बातें होती हैं। जस्टिस मुनीर का फैसला जुडिशरी के सामने हमेशा क्रिटिसाइज होता है। तो एक और अगर चंद फैसले उनके क्रिटिसाइज हो गए तो उससे ये कैसे हो गया कि पार्लियामान के चंद लोग और जज साहब जो आपस में मिक्सअप हो गए? ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन ये क्या वजह है? अगर मैं बॉर्डर देखो कि जब भी शरीफों की हुकूमत होती है तो जजों के साथ ज़्यादा महादाराई होती है। 97 नवंबर से लेकर अब तक जहाँ जहाँ चले जाएं आप देखें, ये शरीफों की हुकूमत, तो ये सवाल तो बेहतर है कि आप शरीफों से पूछें। दूसरा जो आपने मुझे पूछा है उसका मैं आपको जवाब दे दूं कि जब पिछली शरीफों की हुकूमत थी तो उस वक्त जजेस की लड़ाई इसलिए हो गई थी कि जस्टिस सजाद अली शाह जो है उनको इख्तियार था बेंच बनाने का। वो इतने ओवरबेयरिंग हो गए थे कि जजेस की आपस में सख्त टेंशन क्रिएट हो गई थी और जजेस उनके खिलाफ हो गए थे और जजेस ने उनको निकाल दिया था। अब भी वही हो रहा है कि ये चीफ जस्टिस जो है इन्होंने भी अपने जजेस को एलियनेट किया है। शरीफों को तो बाद में आप देखें, लेकिन फिलहाल जजेस के अंदर जो ये चीज हो रही है कि एक जज जो है चीफ जस्टिस इज ओनली वन अमंगस्ट इक्वल्स, वो इतना हावी अगर आ जाएगा तो वो उनको एलियनेट कर लेगा। और यही हुआ है कि उन्होंने एलियनेट कर लिया मौजूदा चीफ जस्टिस ने अपने जजेस को, और इस तरह के बेंचेस बना के जहाँ पे उनको मार्जिनलाइज किया गया। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन जो शरीफ जो कर रहे थे, जो 13वीं और 14वीं तरमीम आई, वो तो 15वीं तरमीम आने वाली थी, उससे अमीरुल मोमिनीन बन रहे थे। वो तो फारिग कर दिए गए। क्या वो दुरुस्ती तरमीम जिसके जरिए वो गलत था उस वक्त, वो गलत था, उसको कौन ठीक कह रहा है? नहीं तो गलत था, लेकिन उसका इससे क्या ताल्लुक है? अगर उन्होंने गलती की थी तो आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरी पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़े। मैं जो आपसे शरीफों की तारीख के कह रहा था, मैंने कहा उस वक्त भी यही हुआ ना, सज्जाद अली शाह साहब का जहाँ ये थे तो वो भी तो उनको सबक मिल गया ना, फिर उनको छोड़ना पड़ा था ना, अपनी हुकूमत छोड़नी पड़ी थी ना। छोड़ी नहीं, उन्होंने हमला किया सुप्रीम कोर्ट पे, यही प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। उन्होंने नहीं किया, ये गलत बात है, ये झूठ है, मुझे पता है। उन्होंने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने चीफ जस्टिस को निकाला था, उनको जवाब ही देना नहीं आता। वो जब आप लोग कहते हैं वहां पे कोई जवाब ही नहीं देता। उन्होंने कोई हमला नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस खिलाफ हो गए थे सज्जाद अली शाह के, उनका कोई हमला नहीं था। वो तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े थे, मेजॉरिटी जजेस की। उस वक्त शरीफ जो थे वो मेजॉरिटी के साथ थे उस वक्त जजेस के। चीफ जस्टिस अकेला रह गया था उस वक्त। मोहतरम इरफान कादिर साहब, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब बाकायदा बसों में गए थे। वो क्लिप मौजूद है जिसमें वो उन हमला करने वालों को मुबारकबाद दे रहे थे। वो सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट चीफ जस्टिस। आप लोग उसको चीफ जस्टिस के साथ ताबीर करते हैं। वो सपोर्ट में गए थे और वो मेजॉरिटी ऑफ द जजेस को सपोर्ट कर रहे थे। मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ने निकाला था। सुप्रीम कोर्ट और शरीफ एक साइड पे थे उस वक्त। नहीं, अब आप फिर वही सॉरी जो शेखर, मैं आपसे इस्तेदार नहीं कर सकता। मुझे पता है, मैं उन दिनों में मुझे ये सारे क्राइसिस का पता है। आपको अंदाजा नहीं है कि मैंने कितने करीब से ये क्राइसिस देखा हुआ है। अब आपको ये बुरान किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? कोई एक्सीडेंट या सानिया तो नहीं हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। चीफ जस्टिस जो है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और ये बुरान हल हो जाएगा। अच्छा, तो आप इस्तीफा देने पे, लेकिन अगर नहीं देंगे तो मजबूर कर रहे हैं ना उनको। अगर वो नहीं देंगे
तो फिर मैं समझता हूं कि उनके लिए बहुत ये चीज खराब होगी, फिर वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब होंगे और वो फिर इवेंचुअली मैं समझता हूं उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होगी मिसकॉन्डक्ट। उसका प्रोसीजर मौजूद है, पूरा मौजूद है, आइन में लिखा हुआ है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी उनका लिखा हुआ है। ही हैज वायलेटेड हिज कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऑन एटलीस्ट 5, 6, 7, 8 काउंट्स। ये जो आप ख्याल में ये जो इस वक्त जो समाज सुन रहे हैं गैर कानूनी है? बिल्कुल गैर कानूनी है, बल्कि मैं तो समझता हूं कि ये एक किस्म का, मैं एक्सट्रीम बात वैसे नहीं करना चाहता इस वक्त, मुझे उन पे कई दफा उनका लिहाज भी आ जाता है, तो उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेहतर यही है कि वो अपनी गलती मान के इस्तीफा दें, ताकि मैं मजीद बातें इस वक्त नहीं करना चाहता। क्योंकि देखें, आपको याद होगा कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रोका था, उसने सूरी ने, डिप्टी स्पीकर ने उस पर वोटिंग रोकी थी नो कॉन्फिडेंस पे, तो न सिर्फ उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था, बल्कि उसको फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। और ये कानून साजी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कानून बना नहीं और उस पर इन्होंने बेंच बिठा दिया। ये अटेम्प्ट है एक किस्म का पार्लिमान की कानून साजी को प्रीएम्प्ट करके रोकने की जो कोशिश है, ये बजाते खुद बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। आखिर में अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि चले जज अली शाह साहब के वक्त तो अदालत तकसीम हुई थी, लेकिन ये तो बाकायदा सियासी तकसीम नज़र आ रही है ना, बाकायदा हुकूमती इत्तेहादी बैठ कर वो बयान दे रहे हैं, फिर PTI एक तरफ खड़ी है। ये तो पॉलिटिकल इस वक्त पोलराइजेशन हुई हुई है ना। चौधरी एतजाज आ गए हैं कि चीफ तेरे जानसार बेशुमार, इससे पहले तो नहीं हुआ था कि चौधरी एतजाज जैसे लोग खड़े हों। जी बरेलवी साहब फिर से पूछे सवाल, ये फिर सवाल पूछिए, आवाज नहीं आई। मैंने कहा कि पहले तो अगर आप कहते हैं कि सियासी तकसीम नहीं थी, अब आप एक तरफ कह रहे हैं तो चौधरी हसन, लतीफ खोसा, ये तो चीफ तेरे जानिसार के नारे लगाते हुए सड़कों पे आ गए हैं। इसलिए कि ये दोनों सियासी वकील हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं गैर सियासी वकील हूँ। मेरी बात आप सुने, मैं प्योरली लॉ को देखते हुए बात कर रहा हूँ। वकील तो वकील होता है। नहीं, वकील ये सियासत करते हैं सारे। ये बाहर पॉलिटिक्स में भी है, ये नेशनल पॉलिटिक्स में भी है। मैं ना बाहर पॉलिटिक्स में, मैं बाहर पॉलिटिक्स में भी नहीं हूँ, मैं नेशनल पॉलिटिक्स में भी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल किसी सियासी जमात से भी बिलोंग नहीं करता। लेकिन अगर वकील तो सियासी होते हैं ना, सोहरावर्दी साहब भी थे, कसूरी साहब भी थे। तो बस अगर सियासी होते हैं तो फिर वो इस तरह की बातें करते हैं ना जी, उनको कौन रोक सकता है। सॉरी, माजरत के साथ इरफान काजी साहब, अगर मेरी कोई आवाज़ बुलंद हो गई हो तो उस पर मैं माजरत, अगर सवाल नहीं, मैं भी बल्कि माजरत चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी दोस्ती है रजाद हसन साहब से और लतीफ खोसा साहब से, और मेरे बड़ा एहतराम का रिश्ता है उनके साथ, जो कि मैं उनके मौक़िफ़ से एग्री नहीं करता। ठीक है, मैं भी सिर्फ आर्गू आपसे सिर्फ स्क्रीन पे कर रहा हूँ, हो सकता है मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। नहीं, आप हमेशा बड़े पोलाइट रहे हैं और मैं आपका बड़ा मद्दाह हूँ। नहीं, आपकी नवाजिश बड़ी मोहतरम। हमारे मोहतरम इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल और इस वक्त इलेक्शन कमीशन के रुकन हमारे साथ हैं, और इरफान कादिर साहब। और चलेंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम गुफ्तगू करेंगे हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट से। टीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और जैसे मैंने कहा कि इस वक्त अदालती बहरान अपने उरूज पर है। अदालती बहरान, बल्कि इसको सियासी अदालती आइनी बहरान से भी ताबीर किया जा सकता है कि एक ऐसे वक्त में जबकि सुप्रीम कोर्ट में 8 रुकनी बेंच इस केस को सुन रही थी कि इस एक्ट को बिल बनाया जाए या ना जाए, तो हमारे हुकूमती इत्तेहादी तमाम सियासी पार्टियों के PDM के क़यादत बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक करके चीफ जस्टिस की मजम्मत कर रही थी। उनका कहना था कि इस नौइयत का इक़दाम अदालत की तारीख़ में इसकी कोई पहले मिसाल नहीं मिलती। फिर इन्हें छोटे सूबे के हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का कोई जज शामिल नहीं है, और उनका कहना था कि पार्लियामेंट के इख्तियारात का छीनने की भरपूर मज़ाहमत करेंगे। बड़े अफसोस और दुख के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि अनप्रेसिडेंटेड जो काम है वो किया गया है। ये सारी जो सूरत हाल है हम समझते हैं ये बहुत अलार्मिंग है। मौजूदा बिल को प्री मैच्योर स्टेज के ऊपर एक सिलेक्टिव बेंच बना के उसके सामने लगाना, जिसमें कि सीनियरिटी के तमाम असूलों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। 2 सीनियर मोस्ट जज साहबान जो हैं प्यूनी जज और उनसे नेक्स्ट जो हैं सीनियरिटी में वो नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब के बेंच
बनाने के इख्तियारात के बारे में वो बिल है, चीफ जस्टिस साहब खुद इस बेंच की सरबराही ना करें क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी सिरे से है ही नहीं है। भाई हमें एक सुप्रीम कोर्ट चाहिए, हम दो सुप्रीम कोर्ट्स की बातें नहीं करते। एक टकराव किसी कैफियत जो है ये पार्लियामान की तरफ से नहीं है। अगर हुकूमती इत्तेहाद तक ये मामला होता तो दुरुस्त था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकायदा पाकिस्तान बार कौंसिल ने हड़ताल दी और एक ख़ास मैं देख रहा था कि मीडिया भी एक जिसे कहते हैं साइड लाइन ले लगाया, उसने हेडलाइन लगाई एक तरफ अदालती बेंच पर। मेरे साथ नवीद हयात साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट। नवीद साहब, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी जजों का इजलास हो रहा था, फिर आपकी बार कौंसिल ने इनके खिलाफ, बेंच के खिलाफ लोगों वकला को कहा कि सड़कों पर निकले, फिर खुद हुकूमती इत्तेहादी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ गए। यानी कि अजीब दिलचस्प बात रही है कि हमेशा शरीफ दौर में ही बेंचें और बारें ज़्यादा तकसीम होती नज़र आ रही हैं। तो ये जो आपके दोस्त हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के और ये यकीनन दूसरे इन्होंने नाम लिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अपने लाहौर हाई कोर्ट, बल्कि चारों सूबों की कहते हैं बारें भी उनके इस मुतालबे के साथ हैं, क्या कहेंगे नवीद साहब? देखें जी, हम जो वकला कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं होता। हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, हम बात करते हैं सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, और हम सुप्रीम कोर्ट, चूँकि हम डायरेक्टली रिलेटेड हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट का हम बेहद एहतराम भी करते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट की साख पे कोई बात आए उस हवाले से हम बहुत कंसर्न भी होते हैं। देखिए, जो पिछले, मैंने पहले भी कई दफ़ा ये कहा कि अव्वल तो सियासी जमातों को अपने सियासी इश्यूज जो हैं वो अदलिया में लेके ही नहीं आने चाहिए, क्योंकि उससे अदलिया का टाइम अलग ज़ाया होता है, उसकी साख अलग ख़राब होती है। लेकिन अगर कोई ऐसे मामलात आ भी जाते हैं तो फिर अदलिया का भी ये है कि उनको भी ये चाहिए कि कोई ऐसे इकदाम ना करे जिससे अदलिया की साख पे कोई उंगली उठे। अब ये जो पिछले दिनों में जो इशू चल रहा था जिस हवाले से कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और दूसरे हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ था, उसमें हर तरफ से ये रिक्वेस्ट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि आप इसमें एक जो है वो लार्जर बेंच बना दें, क्योंकि काफ़ी जजेस ने रिफ्यूज़ किया है, वो निकल गए हैं और अब वो 3 रुकनी बेंच रह गया है। लिहाजा इंसाफ का तकाजा ये है कि आप एक लार्जर बेंच बना दें ताकि किसी को सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाने का मौका ना मिले। ये उस वक्त ही पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये रिक्वेस्ट की वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पेश होके, और अब भी जो सूरत हाल पैदा हुई है उस हवाले, उसमें मैं ये समझता हूँ, मेरी जो ज़ाती राय है कि वकला कम्युनिटी का कंसर्न यही है कि ये जो डिवीजन का तरह बजाय ये ज़ायल होने के ये ज़्यादा हो रहा है। अब आप अगर 8 रुकनी बेंच है तो तमाम सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी, किसी को बात करने का मौका ना मिलता। क्योंकि एक जो बिल, जो एक्ट बनाया गया जिसमें आर्टिकल 184(3) जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात महदूद तो नहीं किए गए, बल्कि उसमें एक प्रोसीजर किया गया कि वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बजाय जो बेंच होगा वो फैसला करेगा कि ये जो इकदाम है ये सो मोटे नोटिस में आना चाहिए। लेकिन नवीद भाई, ये तो एक मदाखलत हो गई ना, जब आप ये कहते हैं, आपका आईन ये कहता है कि पार्लियामेंट के अलग इख्तियारात हैं, सुप्रीम कोर्ट के अलग इख्तियारात हैं, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है अपने इलेक्शन डेट कराने में। जिस तरह इलेक्शन कमीशन को कहते हैं जी उन्होंने पैसे ना देकर यही कहा ना कि आप इलेक्शन इस वक्त के मुकाबले नहीं करा सकते, तो ये इलेक्शन कमीशन इतना इंडिपेंडेंट था कि वो कहता जी 22,000 अरब रुपए में से 20,000 रुपए आपके पास नहीं निकल रहे। क्या ये नहीं पूछा जा सकता है 117 करोड़ रुपए कौमी असम्बली के रोजाना इजलास में होते हैं, जहाँ बाज़ वक्त 5 अरकान बैठे हुए होते हैं, ये नहीं कह सकते थे कि निकाला जाए? मेरा मतलब ये है कि पार्लियामेंट अगर दूसरों में मदाखलत करेगी तो दूसरे भी इस तरह रिजेक्ट कर सकते थे। इस वक्त तो लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जैसे कोई बी टीम है, और आपके जो सॉरी टू से कुछ हमारे मौजूद जज हजरात साहब भी ये तासुर दे रहे हैं लंबे लंबे ख़त लिखकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर एलामिया के तौर पर कि वो चीफ से नाराज़गी के ज़रिए पैगाम दूसरा दे रहे हैं। नवीद हयात साहब, सर ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि मुल्क के जो अहम तरीन इदारे हैं, जो कि मुल्क के अहम सतून हैं,
अदलिया है, मुकन्ना है और एग्जेक्टिव है, इनका आपस में इस तरीके से खड़े हो जाना, ये तो शुरू दिन से ही कहते थे कि खराबी वहां पैदा होती है जब एक दूसरे की हदूद में आप जाके, उनकी हदूद में जाके वो काम करते हैं और उनके काम में मुदाखलत करते हैं। देखिए, पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, बल्कि पार्लियामेंट को ये भी इख्तियार है कि वो आइन में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना नहीं है, उस पे एक बेंच बना के और फिर उस पे नोटिस ले लेना या उस हवाले से प्रोसीडिंग का इनिशिएटिव ले लेना, इस हवाले से लोगों में और वकला कम्युनिटी में भी और बाकी जो सियासी जमातें हैं उनमें भी ये कंसर्न जरूर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दफा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाए फिर जरूर इसका जायजा लें ये आइन के मुताबिक है या नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो कहा था ये एक्ट तो आ गया ना कि चीफ जस्टिस जो है वो खुद नोटिस नहीं ले सकते, उन्हें 2 लोगों को बेंच पे बैठा लाना पड़ेगा। देखिए वो जब तक अभी तक वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, अभी तक वो कानून, तो आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर जब हमला हो जाएगा उसके बाद फैसला करेंगे? ये तो हुआ है ना पहले। देखिए नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी फिर इस डिबेट में नहीं पढ़ रहा हूँ कि वो आइन के मुताबिक है या आइन से अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वो बन जाए तो फिर जरूर सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार भी हासिल है कि वो उसका जायजा ले सकती है कि वो आइन के मुखालिफ तो नहीं है। अगर कोई आइन से मुखालिफ है तो वो उसको सेट असाइड भी कर सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर तो हम में से किसी को इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन एक अभी कानून साजी के मराहिल में हो जाना और वहां पे ऐसी बात हो जाना, इससे सुप्रीम कोर्ट, हमें कोई सियासी पार्टी प्यारी नहीं है, हमारे लिए सब बड़े काबिल एहतराम है। हम ये कहते हैं कि इस तरह के एक्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं, लेकिन नबी साहब इस बार इस हवाले से दरअसल नून लीग का रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। नवंबर 97 है, उस वक्त भी जजों को तकसीम किया गया बाकायदा, वो तो खैर हमला एक ऐसी है और आज तक उस पर कोई तासुफ का इज़हार नहीं किया जाता। किसी जमात का भी रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। आप ये नून लीग का क्या, ये अभी आप पिछले अदवार में चले जाएं जो पीटीआई का था या पीपल, किसी का भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि वो हम कह सकें कि बड़ा कोई मिसाली उनका किरदार रहा है। हर एक सियासी जमात के खिलाफ जब फैसला आता है इसी तरह का रिएक्शन आता है। तो हमारे किसी सियासी जमात से कोई कंसर्न नहीं है। नहीं, लेकिन तो क्या आज जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने हड़ताल की कॉल दी, 8 रुकनी बेंच की, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, आप लोग साथ हैं हड़ताल में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी एपेक्स पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई हमें इस तरह का कोई ऑर्डर करती है तो हम जरूर उसको डिस्प्ले भी कर देते हैं, उसको कन्वे भी कर देते हैं अपने मेंबरान को आगे। फिर मेंबरान की इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल ने हड़ताल की कॉल दी ना, तो उसको ताबिक है क्या सुप्रीम कोर्ट बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार? हम सुप्रीम कोर्ट, हम पाकिस्तान बार काउंसिल के अंडर ही आते हैं, इसलिए हम उनकी बातें तो मानना फिर वो हमारे लिए। तो आपने आज हड़ताल पे थे आप लोग आज? हाँ, यहाँ पे एक जुज़वी हड़ताल थी, कुछ लोगों ने की, कुछ लोगों ने अपनी मर्जी की, लेकिन कोई इस तरीके से सख्ती से हड़ताल नहीं रही। नहीं, तो यानी ये भी अफसोसनाक बात है ना कि जजेस तो वादे तौर पर तकसीम नज़र आ रहे हैं और उसका बार बार कहा भी जा रहा है कि इनको शामिल किया जाए। इस तरह बारें भी तकसीम हो गई। शुएब शाहीन साहब, तकसीम हर जगह पे आ रही है। यही तो तशवीशनाक सूरत हाल है कि अदलिया में तकसीम नज़र आ रही है, पार्लियामेंट में तकसीम नज़र आ रही है, वकला में तकसीम नज़र आ रही है, सहाफ़ियों में तकसीम नज़र आ रही है। और ये तकसीम हमें मज़ीद तकसीम ना कर दे। हम तो इस बात से डरते हैं कि अल्लाह ताला खैर रखे और सारे लोग मिलकर मुल्क के हवाले से ज़रूर सोचें और कोई ऐसा इक़दाम ना करें कि अपनी ज़िद और अना में हम मुल्क की सलामती तौर पे लगा दें। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जब आप एक तरफ हम आर्टिकल 191 का जिक्र करते हैं जिसमें आप इख्तियार देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने मामलात को खुद ही तय करेगा, तो इस वक्त क्योंकि मेजॉरिटी इस तरफ है, कल शाह साहब जब मैंने कहा पास में जब चीफ जस्टिस अकेला रह जाता है तो फैसले वो जो भी हुकूमत होती है अपनी मर्जी करा देते हैं। आज वो मेजॉरिटी में है तो फैसले इस तरह करा रहे हैं। मकसद ये है कि सम हाउ सुप्रीम कोर्ट कुछ बाकायदा नत्थी हो गई है हुकूमती फैसलों से या हुकूमत के ख्वाहिश से। मसलन मैंने कहा ना कि अगर मैं फिर जाऊं जैसे साकिब निसार के बारे में क्या ज़बान नहीं इस्तेमाल की जा रही है, उस वक्त तो नहीं की गई जब वो पावर थे चीफ जस्टिस।
सर आप तनकीद, जब आप एक ना रहें, जब आप जज नहीं हैं, तो आपके कोई ऐसे काम है जिन पे तनकीद करना तो हर किसी का हक है, वो तनकीद कर सकते हैं। चले वो तो है, लेकिन इस वक्त ये तो मौजूद हैं, इनके तो होते हुए तनकीद हो रही है, फिर क्या कहेंगे आप? क्या ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में नहीं आएगा? जो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन को तौहीन अदालत के ज़िम्मे में लिया जाएगा, और पार्लियामेंट या इलेक्शन कमीशन या गवर्नर स्टेट बैंक जो कायना नहीं मान रहे, क्या तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आएगा? देखें प्रामा फिशा अगर देखें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अहकामात जितने भी हैं उनकी तामील करना हर मुतलका अदारे का फर्ज है, और उस पर पाबंदी कराना भी फर्ज है, और अगर वहां पे कोई वायलेशन होती है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे आती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं इस हवाले से क्या मौक़िफ़ लेती है। तो अब पार्लियामेंट का, जहां तक आप कहते हैं कानून साजी का, तो पार्लियामेंट का तो काम है कानून साजी करना। अगर कोई गलत कानून साजी करती है वो, या कोई ऐसी पार्लियामेंट में जो बराह रास्त तकरीरें, पार्लियामेंट में बराह रास्त तकरीरें हुई, और उस वक्त ये एक अलग एक तनाज़ा बन गया है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को सियासी रहनुमाओं के झुरमुट में बैठना था या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आज सामने आ रहा है। इतने सादा तो वो नहीं है कि वो चले गए, उन्हें पता नहीं था कि वहाँ क्या तकरीर करेंगे, और जब तकरीर हो रही थी तो जो उनका मौक़िफ़ है वो यही है कि चूँकि आइन की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, और उस हवाले से, और ये काफी दिनों से सिलसिला चल रहा है बरेली साहब, आपको भी पता होगा कि पहले जब सेनेट की 50वीं सालगिरह बनाई गई, शोबा सहाफत से तल्लक, शोबा वकालत से तल्लक रखने वाले तमाम लोगों को इनवाइट किया गया। आपके भी बहुत सारे साफी मौजूद थे, इवन बिजनेस कम्युनिटी मौजूद थी। लेकिन जिस किस्म के अदालती बोरान, जिस आखिरी अगर ये कि जिस तरह का अदालती क्राइसिस था इस वक्त, बोरान था, उनके इल्म में यकीनन होगा कि चीफ जस्टिस और साथी नहीं जाएंगे। ये जरूर है कि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उस हवाले से थोड़ा सा जरूर उन पे यही तनकीद की जा रही है कि इस मौके पे शायद नहीं जाना चाहिए था। आपके जल्द ये बहरान चलता नजर आ रहा है, खासतौर पर जो तकसीम है, कोई इसका कोई बेहतर हल सामने आएगा, या किसी इंतजार कर रहे हैं साने का, किसी हादसे का? सर अल्लाह ना करे सर, हमारी दुआ है, और हम सारे अपने अपने तरफ से तो जहाँ जहाँ पैगाम दे सकते हैं, जहाँ जहाँ रब्ता कर सकते हैं, जहाँ जहाँ कोशिश कर सकते हैं, हम सारी वकला कम्युनिटी अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो कि सारे इदारे जो है उनकी इज्जत और वकार जो है वो दौ पे लग जाए। इस वक्त हर 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 इदारा अहम है। देखिए, अदलिया की अपनी जगह अहमियत है, पार्लियामेंट की अपनी जगह अहमियत है, एग्जीक्यूटिव की अपनी जगह अहमियत है, और इन सब ने अपने अपने दायरा हदूद में रह के काम करना है। जब हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो फिर तो मुल्की सालमियत जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। शुक्रिया नवीद हियात साहब, हमारे साथ इस्लामाबाद ट्राई गुडबार के बहरहाल एक मुतवाज़न यानी गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका कहना एक एतबार से दुरुस्त था कि अगर 8 रुकनी बेंच बनी होती और उसमें कुछ सीनियर को भी शामिल कर लिया जाता तो फिर शायद वो इतराज़ जो उठ रहा है न उठता। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस का ये अपना फैसला है, कहते हैं हमें इख्तियार भी है। ब्रेक के बाद आते हैं तो इसी पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वेल्ली आपको खुशामदीद करता है। अदालती बहरान में हम ये भूल गए और ये भूल जाते हैं कि इस वक्त किस तरह की महंगाई है। पेट्रोल और डॉलर ये सब तो छोड़ें, लेकिन बुनियादी एक आम आदमी ख़ास तौर पर इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में गालिबन हो सकता है लोग बाहर करते हों, लेकिन आबादी की अक्सरियत अपने घरों में पकोड़े बनाती है, इफ्तारी बनाती है। और हाल ये है कि गैस का जब चूल्हा ही ना जले और रमज़ान बगैर पकोड़े और समोसे के मुकम्मल नहीं हो सकते तो क्या गुजर रही होगी। ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हमारे कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, सेनेटर वक़ार मेहंदी बड़े सीजनड पॉलिटिकल वर्कर हैं, और इसीलिए उन्होंने शहर के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए, बल्कि सूबे की नुमाइंदगी करते हुए, आज मुसद्दक मलिक जो एनर्जी के हवाले से आइयाँ जाइयाँ आना जाना लगा रहा हुआ है उनका, उस पर बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि आवाम की अक्सरियत महरूम है। और शुक्रिया वक़ार मेहंदी, जैसे मैंने कहा कि लोग आमतौर पर हमने देखा है कि पार्टी डिसिप्लिन में इतने होते हैं कि जब तक पार्टी क़यादत से कोई राय ना ली जाए उस तक बयान नहीं देते। ये जो आपका स्टेटमेंट आया है, भरपूर तौर पर नुमाइंदगी आपने की है कि जो सूबा गैस देता है उसी के लोग महरूम हैं।
तो इसको तो आपको फिर बयान के अलावा सेनेट में भी तो उठाना चाहिए, कौमी असम्बली में उठाना चाहिए, काबीना में भी उठाना चाहिए आपकी पार्टी को। आपको तो मैं खैर इस पर यकीनन ख़राए तहसीन पेश करता हूँ कि आप ये कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया बरेली साहब। देखिए जी, मसला ये है कि काफ़ी अरसे से हमारा सूबा जो है वो गैस के बहरान का शिकार है, और ये सूरत हाल इमरान खान की हुकूमत में भी थी। वक्त भी पीपल्स पार्टी ने मुजाहरे किए थे, एहतजाज किया था, और जब हम कोलिशन गवर्नमेंट में आए तो सबसे पहले हमारे पार्लियामेंटेरियन ने प्राइम मिनिस्टर से भी बात की, कौमी असम्बली में बात की। मैंने खुद सेनेट में ये मसला आया था, वहाँ पे मैंने कहा था कि कराची शहर समेत पूरा सूबा इसका बदतरीन बहरान का शिकार है। घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, हमारी माएँ बहनें जो रोज़ाना के खाने पकाती हैं या जो 2 वक्त वो चूल्हा जलाती हैं, वो भी नहीं जल पा रहा है। और मैंने बारहा में एक दफ़ा तो मिनिस्टर साहब के दफ्तर तक चला गया इस्लामाबाद में, लेकिन वो नहीं मिले मुझे। लेकिन मैं मजबूर होकर मैंने बयान दिया। आपको याद होगा कि एक पिछले साहब ने मुरादी साहब ने यहाँ सीएम हाउस में एक इजलास किया, जिसमें मिनिस्टर साहब भी तशरीफ लाए और उनके साथ एमडी सुईगैस भी तशरीफ लाए, लेकिन वही तसल्लियाँ और वो यकीन दहानियाँ, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा था। सेनेटर वकाल मेहदी, आपके इस बयान को यकीनन जो मैंने कहा ना, अवामी का जो रद्द-ए-अमल है उसकी नुमाइंदगी तो कहा जाएगा, लेकिन उनसे मुस्ताफ़ी होने का जो मुतालबा किया है, क्या आपकी पार्टी क़यादत इसको इंडोर्स करेगी? मैंने आप में अगर मैं बयान पढ़ेंगे तो मैंने कहा कि अगर मुस्तफा मलिक साहब इंटरेस्टेड नहीं है काबू करने में, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से कहूँगा कि किसी मुनासिब आदमी को जो दिलचस्पी रखता है उसको लगा दें। मैं तो बिल्कुल खूब मुतालबा किया कि एमडी सुईगैस को बरतरफ किया जाए, कि जिनकी जिनकी नाकिस कार्य की वजह से जो उनका जो सुईगैस का है या कॉर्पोरेशन है वो इसको सही तरीके से डील नहीं कर पा रही है। गरीब आदमी जो है वो बहुत परेशान है, और ख़ासतौर पे हमारी घरेलू सार्फिन जो है वो बहुत के शिकार है। तो मैंने ये डिमांड की, रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर को, इसको पर इजलास बुलाएं और इस पर वो हमारे सिंध के नुमाइंदों को बिठाएं, उनके साथ बैठ के करें और देखें ये मसले का कोई ना कोई हल निकाला जाए। मुझे लेकिन सेनेटर वकाल मेहदी साहब ने बहरहाल बड़ी, मैंने कहा ना कि अपनी पार्टी आवाम की नुमाइंदगी करते हुए ये मुतालबा किया है। मुसद्दक मलिक साहब जो है सिंध के अवाम तक नहीं वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। देखना यह है कि आजकल ज़रा पार्टी की क़यादत से इख्तलाफ करने पर, खैर वो अदलिया का मामला है, ये तो अवामी मसला है, शायद इस तरह उनकी सरजनिश या उन्हें कोई नोटिस ना दिया जाए, लेकिन बहरहाल उनका एक बयान जैसे मैंने कहा खुशगवार हवा का झोंका है। और पार्टी क़यादत यकीनन इस मौक़िफ़ की किस तरह मुखालफत कर सकती है, इनकी सरजनिश कर सकती है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।